अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देकर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना दिया। रात 2:30 बजे तकरीबन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने हलफ उठाया। इस सारे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मुआशी हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं, डॉलर की उड़ान जो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या वजूहात हैं, सियासी और मुआशी वजूहात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। आप साबिक मेंबर पॉलिसी हैं FBR के और चेयरमैन हैं आम लोग इत्तेहाद रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे मजाज है हुजूर, आपकी तबीयत ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र है, सब करम है। बहुत अरसे के बाद आपकी आवाज़ सुनी है हुजूर। ये बताइएगा जो मौजूदा हालात हैं सर, जितना भी सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका हमारी मुआशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और FBR पर इसके क्या असरात हैं। दूसरा, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, मेरे साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। मेरी समझ में जो बात आ रही है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जी वो उससे हमारी इकानमी या दुनिया भर में किसी भी मुल्क की इकानमी बड़ी उस पर डिपेंडेंट होती है। जी। तो इस वक्त जो हमारी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पहले तो हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद ये पंजाब में बहुत जी अगर आज देखें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं है। जी। जब भी आपका इतना वोलेटाइल एक्सचेंज होता है तो आपकी ना एक्सपोर्ट सही हो सकती है, न इंपोर्ट हो सकती है, न लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यानी दो चीजें, एक तो नॉर्मल जो इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोलियम की और बाकी एडिबल ऑयल की, दूसरी चीजों की, फूड आइटम्स की जितने भी हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत बड़ी तेजी से। और दूसरी हमारी रुपये की जो रेपिड डिप्रिसिएशन है, पिछले जो आपके 100 दिन है, इसमें तकरीबन 30 से 31% हमारी रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है। तो इतनी बड़ी डिप्रिसिएशन दुनिया में शायद किसी मुल्क में हुई हो। उसकी वजह से हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो दूर की बात है। आप भी देखें, जब ये हुकूमत आई और IMF ने उनके ऊपर जो कंडीशनलिटी लगाई है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, जी इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो फाइनेंशियल मार्केट में आपका तो डिस्काउंट रेट तकरीबन 15% है, जो मार्केट में लोग लोन कर्जा ले रहे हैं वो 22-23% पे है। जी। तो आप अंदाजा करें कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी है, ट्रेड एक्टिविटी है जिसके लिए ये लोन वायबल है। दूसरा, IMF ने एक और बहुत बड़ा मसला जो किया है, IMF के कहने पे स्टेट बैंक ने जो रिफाइनेंस लोन था उसको 3 से 7% कर दिया। जी। और बिजली कपड़ के जमाने में 3% थी। और दूसरा, जो मशीनरी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री के लिए आप बाहर से मंगवाते हैं, लोकल खरीदते हैं, उसका इंटरेस्ट 3%, 7.5% कर दिया है। जी। तो हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त जो है नीचे आ रही है। और दूसरी बात ये कि रेमिटेंसेज में भी हमारी वो इजाफा जो हम समझ रहे थे कि अगले साल जुलाई में और बढ़ेगी। तो ये जो आपकी इकोनॉमिक, जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक। दूसरा सबसे बड़ा एक और मसला मैं आपको बता दूं हुजूर, कि ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो एक्टिंग गवर्नर है। इन्होंने लगाया था ये 90 दिन के लिए एक्टिंग गवर्नर बना सकते हैं। अभी तो इनको फुल फ्लेज गवर्नर बनाना चाहिए था। तो गवर्नर आपका स्टेट बैंक का नहीं है, जिसमें पीपल्स पार्टी, मैं दूसरे सूबों में भी गवर्नर नहीं है। हेलो, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उसको तो फौरन लगाना चाहिए था रेगुलर स्टेट बैंक का गवर्नर, इसलिए कि आपकी करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपकी एक्सचेंज रेट का कंट्रोल करना है, बाकी जो आपके और नेगोशिएशन करने IMF वगैरह दूसरे डोनर एजेंसी
करेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर के ममालिक से हैं, तो आपके पास तो पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट है इन दो पार्टियों में कि स्टेट बैंक का गवर्नर अपना चाहते हैं। ये क्यों ये चाहते हैं कि स्टेट बैंक का गवर्नर हो? तो टोटल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। मैं इस पे हैरान हो रहा हूँ कि इनका क्या इंटरेस्ट है, ये देखने वाली चीज है। अच्छा, तो ये मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। ख्याल है कि जब तक आप इलेक्शन फुल फ्लेज न कराएं अक्टूबर नवंबर में, अभी से अनाउंस न करें, तो आपकी ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, इससे इकोनॉमिक वो हो रही है, और खुदा न खास्ता हमारा डिफॉल्ट का भी खतरा है, क्योंकि IMF ने भी आपका रोक लिया है। कभी भी IMF ने ये नहीं किया कि जब आपकी एक स्टाफ लेवल की वो हो गई, एग्रीमेंट हो गई, तो एक हफ्ते के अंदर जो इनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो मीटिंग करके उसका अप्रूवल दे देता है। अब उन्होंने कहा है कि 3-4 हफ्ते के बाद होगा, और 3 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी तक IMF के एग्जीक्यूटिव अब कहते हैं कि पहले कंडीशनलिटी बोलो। ये कभी नहीं हुआ कि जब आपने एग्रीमेंट कर लिया उसके बाद फिर आपका कंडीशनलिटी का कह रहे हैं पहले से दिखाओ, हमें प्रोग्रेस दिखाओ। तो ये बहुत हमारी जो है तमाम चीजें हमारी खिलाफ जा रही हैं, और हमें इनको अरेस्ट करना है। इन मसाइल का हल फौरन ढूंढना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले, और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट, और हमारे हालात बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, ये साबका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये सारे हालात, मुआशी हालात ख़राब हुए हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इसकी गलतियों की वजह से ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जो 55 रुपये तक डॉलर महंगा हो गया। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत का भी आप अंदाजा कर लें, आप इतने पाँव नहीं फैला सकते जो इम्पोर्ट को बेतहाशा आपने बढ़ा दिया। चलो ठीक है, कुछ तो आपके ऐसे आइटम्स हैं जिससे मैं वो नहीं करता, जैसे आप पेट्रोलियम पे आपका कोई वो नहीं है, आपका 10 अरब डॉलर पेट्रोलियम का बिल बढ़ गया है। इसकी वजह है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उसके बाद कुछ ये फूड आइटम्स की बढ़ी, लेकिन आपको 80 बिलियन डॉलर पे ले जाना इम्पोर्ट को, 80 बिलियन डॉलर तकरीबन, ये अभी जो कैलकुलेशन आई है 78-80 बिलियन डॉलर पे पहुंचा है, और जबकि आपका एक्सपोर्ट 31 बिलियन डॉलर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ही नामुनासिब बात था। इनको शुरू से इम्पोर्ट पे थोड़ा कंट्रोल करना था। 3 गुना से ज्यादा इंपोर्ट पर हम इंसार कर रहे हैं, और डॉलर हमारे पास जी नहीं है। जी, ये तो आपका अच्छा है कि रेमिटेंसीज 31 बिलियन डॉलर आए हैं, वरना आपका करंट अकाउंट तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अभी भी आपका करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है, और अभी जो इनकी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, जुलाई में भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 7-8 बिलियन डॉलर जुलाई के महीने का इनका हो जाएगा। तो मुझे बहुत खतरा लग रहा है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इंपोर्ट को। हमारे पास डॉलर नहीं है। अभी तो इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं। भाई कर्जे इंपोर्ट के LC के लिए PSO ने, मैंने सुना है कि 248 पे किसी बैंक से एग्रीमेंट करके अपना LC खोल दिया है। 248, आज 235, 236 या 237 है शायद। तो अंदाजा कर लें कि मुल्क में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, PSO तो बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो अगर उनके लिए LC खोलने में दुश्वारी हो रही है, तो बाकी तो हालात बहुत बुरे हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली हुकूमत की गलती है कि उन्होंने पांव पिला दिए। आप इकोनॉमिक ग्रोथ वो करवाएं जो सस्टेनेबल हो, वो सस्टेनेबल नहीं। 6% अच्छी बात है कि आपका हो गया है, लेकिन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बैलेंस तो रखना है। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कंट्रोल तो करना है, वरना खुदा न खास्ता आपने डिफॉल्ट कर दिया तो सब चीज जमीन पे आ जाएगी। और इन्होंने भी, मौजूदा हुकूमत की भी कोई डायरेक्शन नहीं की। 100 दिन 110 दिन इन्होंने भी जाया कर दिए, हर चीज की कीमत बढ़ा दी, मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये कि इनके पास डॉलर नहीं है, डॉलर का कहीं से बंदोबस्त नहीं करा सके। IMF की एग्रीमेंट को भी फाइनलाइज नहीं करा सके। IMF से नहीं आया, उसके साथ तो हमें उम्मीद थी कि वर्ल्ड बैंक से आएगा, बाकी डोनर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फिर साथ में चलना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब और दुबई से पैसे आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे जब ये IMF का हो जाएगा। लेकिन IMF ने दरमियान में रोक दिया है, तो वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। इनको फौरन ये IMF का जो है, एक तो ये कि स्टेट बैंक का रेगुलर गवर्नर करें, IMF से बात करें। IMF ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क चला जाए, वहां बैठ के जब तक ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग ना करवाएं, और जितना जल्दी होगा बेहतर होगा। और अगर ये देर होती जाएगी
तो हमारे लिए मसाइल में और इजाफा होता जाएगा। यहाँ लोकल आपकी मार्केट का, आपके एक्सचेंज रेट का आप अंदाजा करें, रुपीज जितना डिप्रिशिएट हो रही है तो इसकी परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो गई। बड़ी अपराइजिंग का खतरा है। हुकूमत को चाहिए इस चीज को बड़ी सीरियस लें, स्टेट बैंक का रेगुलर गवर्नर बनाए जो प्रोफेशनल आदमी हो और फौरन जाए वहाँ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग करवाए। अच्छा रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप क्या समझते हैं 100 दिन तक तो हुकूमत के जो दावे थे IMF से कर्ज लेने के या दूसरे दोस्त ममालिक से लेने के, कर्ज लेने के, पैसे लेने के, अभी तक तो वो पूरा कोई भी नारा नहीं हुआ, कोई भी उनका दावा पूरा नहीं हुआ। और ऐसी सियासत अदम इस्तेकाम में कोई मुल्क या IMF कर्ज देगा? नहीं, ये इनको इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि ये आप खुद कह रहे हैं कि जी अगले अगस्त तक हमारी हुकूमत है, लेकिन अगस्त तक चलने वाली नहीं है क्योंकि इनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI ऑलरेडी पार्लियामेंट से बाहर है। तो ये क्रेडिबिलिटी नहीं है हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की कोई। और पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने लॉस किया। अब उसके बाद ये हुकूमत जो है सिर्फ इस्लामाबाद तक रह गई है। मैं समझता हूँ फौरन इनको इलेक्शन का ऐलान करें और जो केयर टेकर है उन IMF ने खुद कहा कि हम केयर टेकर से भी बात कर लेंगे और हम अपना ये जो ट्रेंच है इसको रिलीज कर देंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, फौरन अनाउंस करें इलेक्शन को, मुल्क में स्टेबिलिटी उससे आ जाएगी। मौजूदा हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसलिए कि इनके पास ना अपोजिशन है, ना अपोजिशन लीडर है, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी काम कर रही है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी रिडंडेंट है। वो पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट कैरी ऑन द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो जब पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कैरी ऑन सकती तो ये रिडंडेंट और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट है जो मौजूदा है। सही कह रहे हैं। अच्छा रहमतुल्लाह वजीर साहब, ऐसे हालात में FBR या टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी इजी है या मुश्किलात में है? वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलात में है FBR वाले, इसलिए कि लोकल देखो ना, ये जो पैसा आ रहा है ये तो डिप्रिसिएशन की वजह से, रुपीज की डिप्रिसिएशन की वजह से FBR का बजट हुआ है। ये जो 30% ये कह रहे हैं पिछले साल हुआ है और आपकी इंपोर्ट का बिल बढ़ा है। अंदाजा करें $80 बिलियन पे 60-62 बिलियन से $80 बिलियन पे चला गया है। तो जो एवरेज टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह, RD वगैरह मिला के वो 27.2% है। तो जब आपका इंपोर्ट बढ़ गया तकरीबन, आप समझो कि ये कितना $18 बिलियन ज्यादा हो गया है, तो 27.2% तो ऑटोमेटिकली वहां से आ गया। दूसरी बात ये कि ये जब रुपये की डॉलर के मुकाबले में डिप्रिसिएशन होती है, स्टेट बैंक की अपनी पुरानी रिपोर्ट है, उनके वेबसाइट पे मौजूद है, तो वो अगर 1% डिप्रिसिएशन होती है रुपये में, रुपये की डॉलर के मुकाबले में, तो 2% उसका टैक्स कलेक्शन आता है। तो ये जो आया है पैसा आएगा अभी भी इनके पास, ये जो यकदम इनकी 31% डिप्रिसिएशन 100 दिन में हुई है इसकी वजह से और इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से आ रहा है जी इनके पास। वरना बिहार की जो लोकल कलेक्शन है आप देख लें, उसमें भी इसी वजह से, डिप्रिसिएशन की वजह से आ रहा है आपके पास। वरना तो आपके पास ये टैक्स कलेक्शन का तो है नहीं। जब इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो टैक्स कलेक्शन, इकोनॉमी आपकी नीचे जाती है, तो टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। तो बड़ा प्रेशर है बिहार के ऊपर, उसकी मां सिवाय ये जो डिप्रिसिएशन की वजह से इनका और इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से टैक्स आ रहा है जी। पंजाब में परवेज इलाही आ चुके हैं, वफाक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जो वो मुस्लिम लीग नून के हैं। ऐसे हालात में सूबों की हुकूमत और वफाक की हुकूमत के दरमियान ये मुफाहमत हो सकती है, एक डगर पे साथ सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं मिलकर, मुमकिन है? मैं ये समझता हूं कि दोनों वजीर आला पंजाब को और वजीर आजम के ऊपर कर्टेसी कॉल करना चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत के तकाजे हैं। और दोनों को ये दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तान को इकट्ठे आगे ले जाना चाहते हैं जब तक ये वजीर आजम रहे, इसलिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें मिल बैठना है, हमें मिल बैठ के
पाकिस्तान, और अगर ये करें तो ये अच्छी सिग्नल जाएगा हमारी फाइनेंशियल मार्केट को भी, हमारी एक्सचेंज रेट के लिए भी अच्छा सिग्नल होगा, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी अच्छा सिग्नल होगा। हमारे पॉलिटिशियन को चाहिए भले वो जो भी अदालतों में करें, उनके केसेस चले, उनके ऊपर FIR करें, लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात हो तो एक टेबल पे बैठें और एक टेबल पे बात करें। अभी मुल्क की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, दोनों पे तमाम सियासतदानों को बैठ के काम करना चाहिए, और खासकर जो वजीर आला है, वजीर आजम है, इन सबको, वजीर आजम को चाहिए तमाम वजीर आला को बुलाएं और उनको बिठाएं और उनको बोले मुल्क के लिए क्या करें, किस तरह आगे ले जाएं। और ये बिजनेस कम्युनिटी है, PCCI को जो चेंबर है, लाहौर चेंबर है, कराची चेंबर है, इस्लामाबाद चेंबर है, पेशावर चेंबर है, क्वेटा चेंबर है, इन सबको बुलाएं, बिजनेस के जो लीडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के, उनसे भी बात करें कि किस तरह ये जो रुपीस की स्लाइडिंग डाउन बड़ी तेजी से हो रही है, इसको किस तरह, एक्सचेंज रेट को किस तरह कंट्रोल करें, किस तरह डॉलर का बंदोबस्त करें, मार्केट को किस तरह, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उनकी कंपनियां, बुस्तान, मलक और इन सबको बुलाएं, इनसे बात करें कि भाई ये क्या है, डॉलर की पॉजिटिव कहां से आ रही है, वो हो रही है। और लोगों को जो जिनके पास डॉलर है उनको बोले कि एक आधा रुपए आपको ज्यादा देंगे, आप ले आए, हुकूमत के पास डॉलर ले आए, अगर किसी ने अपने पास रखा हुआ है कोई डॉलर। तो मैं समझता हूं कि मार्केट को कंट्रोल करें, मार्केट में जब तक कि आपकी जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है बलूचिस्तान वगैरह, सारी अफगानिस्तान वगैरह, उनको भी रोकें, तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है कि ये ठीक हो सकता है। अच्छा, ठीक हो सकता है, बैठने की जरूरत है, आपस में मिल जुल के बात कर। सर आखिर में छोटा सा ये बताइएगा, जो 100 दिनों में हम 75 साल पीछे जा चुके हैं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए कितना अरसा दरकार होगा? इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें बहुत अरसा दरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी डिप्रिसिएशन है, हमारी इंडस्ट्री रुक गई है, हमारी दूसरी चीजें, हमें जो अरसा दरकार है वो ये है कि फौरन एक अनाउंसमेंट करें, पहले मिल बैठ जाएं, अनाउंसमेंट करें कि इस तारीख को इलेक्शन होगी। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहां बैठ जाए पॉलिटिशियन और एक कोड ऑफ कंडक्ट पे दस्तखत करें कि तमाम पार्टी के सरबराहान, मैं अपने पार्टी की बात की तरफ से आपको बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टी के सरबराहान बैठे, कोड ऑफ कंडक्ट पे दस्तखत करें कि जो भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन उनको बताएं कि ये हमारी रिसोर्सेज हैं, इसमें जो इलेक्शन हम करेंगे आप एक्सेप्ट करेंगे, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इनेबिलिटी दिखा दें कि हम नहीं करेंगे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हमारे इलेक्शन को। तो इलेक्शन, ये कोड ऑफ कंडक्ट पे दस्तखत करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इलेक्शन कमीशन पूरा इदारा है, उनको दस्तखत कराना चाहिए इन सब पॉलिटिशियन से कि कल को ये हमारी रिसोर्सेज हैं, ये हम टीचर लगाते हैं, ये हमारे पास रेंजर होते हैं, ये फौजी है, ये फलाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ये सिस्टम है हमारा इलेक्शन का, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम इलेक्शन करेंगे और इस पे दस्तखत करेंगे। कल को आप ये नहीं करेंगे कि जी मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, इलेक्शन आपको मानना पड़ जाए, रेगुलरिटी, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो तो ठीक है, एक अदू का वाक्या। आप कह देते हैं कि जी सिलेक्टेड है, फलाना जो है गलत है, ये चीज नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन को सबसे दस्तखत करवाने चाहिए इलेक्शन से पहले, वरना इलेक्शन की कोई कमिटमेंट न करे, वो कह रहे हम नहीं करेंगे इलेक्शन आपका। सही कह रहे हैं रहमतुल्लाह वजीर साहब, तो मुल्क में स्टेबिलिटी हो जाएगी, मुल्क में आपकी इलेक्शन से स्टेबिलिटी होगी, और उसके साथ साथ इकोनॉमी का जो मैंने आपको बताया कि एक रेगुलर गवर्नर हो और जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आए वो उनसे बात करें और उनको बैठाएं। जो यहाँ पे उनका है ये IMF का, नॉर्मली जो IMF के बंदे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, मैंने खुद भुगता है, उनको कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान के बारे में। तो वो आप देखो जो उन्होंने काम किए हैं उससे डिफॉल्ट होने का खतरा है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए, वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में डालना चाह रहे हैं। उनसे बात करेंगे भाई आप क्या कह रहे हो, यहाँ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर और ये हमारा जो बाकी इदारे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर है, उनको क्यों नहीं बुलाते कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, हमें आप क्यों डिपार्टमेंट में झोंक रहे हो, आप तो हमारे खैर कहाँ हैं, आपको करना, वरना आपके डॉलर जो पिछले वो भी नहीं मिलेंगे आपको, आप क्यों हमें डिपार्ट में मजबूर करो। तो उनसे बात करें और आगे चले, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो सकती है।